हेलो बच्चों, बीसीआई क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को जो है रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसके बारे में चर्चा किए थे, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में चर्चा किए थे। उस समय जो है उससे पहले जो है उस लास्ट में बताया गया था कि केमिकल रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो चलिए उस पर चर्चा कर लिया जाए। देखिए क्या है, पहला आपका है एवरेज रेट, ठीक है, और दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट आपका जो इसको बोलते हैं औसत दर, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक दर। तो इन दोनों रेट को समझना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसके बारे में हम कैसे इसको समझेंगे, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया था कि द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। आज यहाँ पे आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताया जाएगा। भाई एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट है क्या? ठीक है, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम है। इसे औसत दर कहते हैं, इसे तात्क्षणिक दर कहते हैं। जो औसत होता है एक मेन एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, और ये है आपका, देखिए इसमें हम कह सकते हैं, यह आप हम इसे बता सकते हैं यह नॉन इन्फॉर्मेटिव रेट है या इन्फॉर्मेटिव रेट है। कहने का मतलब इस रेट से हमें जो सूचना जो इससे मिलेगा तरोताज़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको एवरेज रेट की बात किया जाएगा, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। आपने कोई यात्रा शुरू किया, किसी रेलगाड़ी से आपने यात्रा किया और आपने रेल से यात्रा करने के बाद आपने 4000 किलोमीटर का यात्रा किया। ठीक है, और आपने 4000 किलोमीटर का यात्रा करने में आपको जो है लगभग 50 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक, तो अब आपसे कहा गया कि बताइए रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही थी। तो आप बता देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 50 आवर में, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/40 कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या कहोगे रेलगाड़ी की जो स्पीड थी, जो चाल थी, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। तब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि क्या रेलगाड़ी जो है, जो आप रेलगाड़ी से चल रहे थे, तो क्या रेलगाड़ी की हमेशा चाल हमेशा यही थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी चलती है? तो ऐसा आंसर नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं रेलगाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चली होगी। ठीक है, कहीं रेलगाड़ी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली होगी, कहीं रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली होगी। ठीक है, बस मेरा है। ऐसे हम पूरा एवरेज निकाले तो हमने कहा कि 4000 किलोमीटर 50 घंटे में चला, तो हमने निकाला तो 80 किलो। ये जो हम स्पीड निकाल रहे हैं ये आपका सही स्पीड नहीं है। ठीक है, देखिए क्योंकि हम बता दिए कि ट्रेन की स्पीड जो है हर जगह एक समान नहीं होगा, हमेशा लगातार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 120, कहीं 10, कहीं 5, कहीं स्टॉप भी हुआ होगा। ठीक है, सबकी एवरेज निकाला गया, तो इसको बोलेंगे एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब तुम हर 5 मिनट में रेलगाड़ी की स्पीड निकाल रहे हो। तो जो रेलगाड़ी की स्पीड आएगी हर 5 मिनट में, तो तुम देखोगे 5 मिनट में तुम्हें बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेगा कि 5 मिनट में तुम रेलगाड़ी की स्पीड निकाल रहे हो, तो तुम्हें हर जो है रेलगाड़ी की स्पीड के साथ साथ तरोताज़ा एकदम रेट मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जब स्पीड निकालेंगे तो आप रेलगाड़ी के जो है अगल बगल क्या घटित हो रहा है, बाहर पेड़ पौधा कैसा है, इन सब चीज़ों के भी बारे में आप देख सकते हैं। तो इससे आपको सूचना बढ़िया मिलेगा ना, इसमें सूचना आपको सही नहीं मिलेगा। ये तो आपने एक मानक निकाला बस मेरा, इसलिए इसको कहते हैं यह इन्फॉर्मेटिव रेट है और यह नॉन इन्फॉर्मेटिव रेट है। और जो इन्फॉर्मेटिव रेट होता है उसी के बारे में हमें स्टडी करना होता है। तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में स्टडी करना है, इंस्टेंटेनियस रेट के ही बारे में स्टडी करना है, न कि एवरेज रेट के बारे में। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनका डिफिनेशन और इनके कैलकुलेशन पे चला देखते हैं हम लोग जो है थोड़ा 1 मिनट के लिए। देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पार्टिकुलर टाइम, इसमें टाइम गैप ज़्यादा लेंगे तो एवरेज रेट आएगा, जहाँ पे टाइम गैप हम कम लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट होगा। जैसे मैंने बताया कि अभी 50 घंटे पे चेक करते हो तो वो टाइम गैप ज़्यादा है, जब 5 मिनट पे चेक करोगे तो टाइम गैप वहाँ पे कम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट में हमेशा टाइम गैप पे ध्यान देते हैं।
तो एवरेज रेट, चलिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास रिएक्शन है ए, ठीक है, और एक है ये डायरेक्ट मान लीजिए बना लिए प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना लिया, रिएक्शन है ए गिवन एज प्रोडक्ट। चलिए अब इसमें क्या है, देखिए बच्चों, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक, इसके लिए एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, एवरेज रेट इसके लिए निकालने के लिए आप निकालेंगे एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, बताया गया था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। ये देखिए एवरेज रेट निकल गया। प्रोडक्ट का निकालना है तो इसी तरह आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट आपका चाहे जो भी हो, अपॉन टाइम टेकन, ये एवरेज रेट निकाल दिए, ठीक है। आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ये माइनस क्यों लगाया गया, ये हम पहले पिछले वाले वीडियो में बना दिए हैं, दिखा दिए हैं कि माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव, कोई भी रेट हाथ निकालते हो तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे पहले से जुगाड़ व्यवस्थित कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसी का जो अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए टाइम गैप हमने बताया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए टाइम गैप क्या होना चाहिए, स्मॉल टाइम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, इसको देखिए RAVE से रिप्रेजेंट करेंगे। EVE मतलब एवरेज रेट, इसको R इंस्ट लिख देते हैं। चलो R इंस्ट हो गया, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला बना लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आप कहेंगे एवरेज रेट होगा आपका, जो एवरेज रेट है वो, ठीक है, और डेल्टा टी टेंस टू 0। एवरेज रेट डेल्टा टी टेंस टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम गैप हमने लगभग देखो 0 के बराबर रखा है, लगभग बराबर नहीं मतलब उसके लगभग मतलब कह सकते हैं बराबर है, लगभग उसी के जैसा है, मतलब बहुत कम है टाइम गैप, ठीक है। तो एवरेज रेट आपका जो भी है वो रख दीजिए, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में रखते हैं, ठीक है, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में रखते हैं, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट आप लिख दीजिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट तो कहेंगे आर इंस्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एवरेज रेट ऑफ ए का एवरेज रेट देखिए यहाँ पे निकालें हम, क्या होगा, माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डेल्टा टी, ठीक, और ये हो जाएगा डेल्टा टी टेंस टू 0। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा। ये जो डेल्टा है इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे आपका आ रहा है वही निकलेगा, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में होगा। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथ वाले आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल अवकलन क्या होता है कि जहाँ पे हम टाइम गैप बहुत कम रखते हैं, बहुत छोटा लेते हैं, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब देखिए टाइम गैप अपना कम रख दिया गया है, तो ये डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। तो स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो जो डेल्टा है उस डेल्टा की जगह हम डी लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब वही होगा। प्रोडक्ट के अगर कंपैरिजन में निकालेंगे, ठीक है, आप लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में निकालेंगे तो कहेंगे आर इंस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। देखिए ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक बड़ा सा रिएक्शन लिया जाए, उसमें थोड़ा सा हम इन दोनों को निकालें। चलिए देखिए अब एक रिएक्शन लेते हैं,
देखिए एक रिएक्शन हमारे पास है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। एवरेज रेट निकालना है तो कहेंगे RAVE इक्वल टू क्या होगा, माइनस चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। ठीक है, क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। अब क्वेश्चन है ये सब रेट आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए इसका रेट इक्वल इसका रेट, मतलब A का जो खर्च होने का रेट है, ठीक है, B के खर्च होने के रेट के लगभग बराबर है, C के बनने की दर के बराबर है, D के बनने की दर के बराबर है। ये सब 1 मोल में है, इसलिए सब बराबर हम रख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए, सब इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो क्या होगा, R इंस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू माइनस D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इक्वल टू D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। ठीक है, देखिए इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लिए। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या अंतर है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा होता है, यहाँ पे टाइम टेकन कम होता है। टाइम गैप जो होता है, टाइम गैप बहुत कम लेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये रेट सब कैसे एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए इसका कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। तो इससे पहले हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी जैसा। हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी, ये रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन देखेंगे सेम होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे कर दिए ये 2A है, ये 3B है, ठीक है, ये C है और ये मान लीजिए 5D है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे भी रिएक्शन मिलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइकियो। कभी कभी ऐसे रिएक्शन आते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए हम जो अलग से कोफिशिएंट का यूज करते हैं, वही कोफिशिएंट अगर इस रिएक्शन में लगा हुआ है तब इनका रेट क्या सबका इक्वल होगा, तो आंसर नहीं, सबका रेट इक्वल नहीं होगा। सबके खर्च होने का रेट, सबके फॉर्मेशन का रेट खर्च मतलब इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसका सेंटेंस समझिए, इसका सेंटेंस समझ लीजिए। देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। हम कहेंगे अगर यह 1 मोल इसका खर्च हो रहा है, 1 मोल खर्च होने में अगर 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो इसके भी 1 मोल खर्च होने में 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा। उतने में इसके 1 मोल बनने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा, इसके 1 मोल बनने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब जितने टाइम में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है, उतने ही टाइम में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात होगा कि जितना टाइम में इसके 2 मोल खर्च होंगे, ठीक है, जितने टाइम में इसके 2 मोल खर्च होंगे, उतने टाइम में तब तक इसके 3 मोल खर्च हो चुके होंगे। ठीक है, और उतने ही टाइम में इसके 1 मोल बनेंगे, केवल 1 मोल बनेंगे, और उतने टाइम में इसके 5 मोल खर्च हो चुके होंगे। बस मेरा इस रिएक्शन का मतलब ये कि जितने टाइम में इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं, उतने टाइम में इसके 3 मोल खर्च हो जा रहे हैं रिएक्शन में। तो भाई दोनों का रेट कैसे इक्वल है, आप बताइए। दोनों का रेट तो इक्वल तो है नहीं, कैसे इक्वल है? इक्वल तो आप निकाल नहीं पाएंगे कि इसके अगर मान लीजिए इसके 5 सेकंड में 2 मोल खर्च हो रहा है, तो इसके तो है 5 सेकंड में 3 मोल खर्च हो जा रहा है, तो रेट तो इक्वल होगा नहीं। तो उनको क्या करना है, हमें बराबर करना है। ठीक है, कुछ ऐसा व्यवस्थित जुगाड़ करिए कि रेट सबका इक्वल हो जाए। तो चलिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या हम निकालेंगे, RAV एवरेज रेट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। देखिए उसी तरह हम सब रखेंगे, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D डेल्टा T। अब क्वेश्चन है क्या सभी रेट इक्वल हैं, तो आंसर नहीं, सबके बराबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 मोल खर्च होता है जितना समय में, उतने ही समय में इसके 3 मोल खर्च हो जा रहे हैं। तो ऐसा करोगे सब बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा करो सब बराबर हो जाए। इसके 2 मोल जितने समय में खर्च हो रहा है, उसके 1 मोल सिर्फ बन रहा है।
ठीक है, तो क्या होगा, इन सब के कोफिशिएंट को इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/2 हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। आप देखिए सबका रेट इक्वल हो जाएगा, अब सबका रेट इक्वल हो जाएगा, बात समझ आ रहा ना, सबको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब सभी रेट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो भाई, यह 1 मोल बन रहा था, 1 मोल बन रहा था जितने समय में, उतने समय में इसके आधे मोल जो है, यही ना, देखो क्या हो रहा है, इसके 2 मोल खर्च हो रहे थे, 2 का आधा 1 होता है, तो मतलब इसकी जो रेट होगा इसका यह आधा होगा, इसका रेट ये आधा होगा, या फिर इसका ये दूना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह 1 आ रहा था, तो इसका ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे रेट देखिए, रेट जो आपका निकाल रहे थे, जो डबल रेट आ रहा था उसमें 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको, 1 मोल के लिए रेट आपका इतना आ रहा था, जितना भी रेट आ रहा है, मान लीजिए आपका रेट जो भी आ रहा है 5 मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, इसका रेट, और इसका रेट निकाल रहे थे जस्ट इसका डबल आ रहा है, डबल आ रहा है का मतलब 10 मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकंड। ऐसा करो कि दोनों बराबर हो जाएं। बराबर करने का मतलब क्या करेंगे, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मोल पर लीटर ये भी आ गया, 5 मोल पर लीटर ये भी आ गया, तो देखो वही काम कर दिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, सब रेट आपस में निकल कर इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे, तो आर इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो -12 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/5 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। देखिए ये आपके रेट निकल गए, क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कि जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो फिर से बता दिया जाएगा, फिर समझा दिया जाएगा। वैसे आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कैसे निकाल रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जब भी हमको रेट निकालना है बच्चों, तो हम इसी तरह यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, कोई रिएक्शन का, ठीक है। चलिए देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन N2 प्लस H2 कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NH3, ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखो, ये बैलेंस रिएक्शन है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N1, एक ही N है, यहाँ पे 2 N है। तो पहले तो बात हमें यहाँ से भी N 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 N हो गया, तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, इस टाइप में हो गया, जैसे इसमें कोफिशिएंट आ रहा था, इसमें भी कोफिशिएंट आ गया। तो ध्यान रहे, अगर स्टाइकियोमेट्रिक प्रेजेंट है ना, तो स्टाइकियोमेट्रिक प्रेजेंट होगा तो उसी स्टाइकियोमेट्रिक से उसमें क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा। तो RAVE निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ क्यों, यहाँ पे सिर्फ N2 है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। देखिए ऐसे निकाल लेंगे, ये हुआ एवरेज रेट। अगर इंस्टेंटेनियस रेट कोई पूछेगा तो कुछ नहीं है, बस डेल्टा की जगह हमने बोला डी लिखना है, तो -D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी इक्वल टू -12 D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डी टी, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट फाइंड आउट करना हो तो आप इन्हीं का यूज करेंगे। अब देखिए एक बात है, इसमें किसी एक का रेट दे सकता है या किसी एक का कंसंट्रेशन और उसके टाइम चेंज के बारे में दे सकता है, तो आप इस फार्मूले में रख के उसकी मदद से आप दूसरे के जो है कंज्यूम्ड होने का रेट और फॉर्मेशन का रेट आप निकाल सकते हैं, पूरे रिएक्शन का भी रेट निकाल सकते हैं।
फॉर्मेशन रेट निकाल सकते हैं, कंज्यूम्ड रेट निकाल सकते हैं, सभी से आप रिलेशन बना के इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो है देखा जाए, इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी इज 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑफ रिएक्शन A प्लस 2B गिवन एज 3C प्लस 2D। कह रहा है अभिक्रिया A प्लस 2B और 3C 2D के लिए किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर कितना है, 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, रिएक्शन रेट, अभिक्रिया की दर बतानी हमें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के विलुप्त होने की दर, मतलब ए के खर्च होने की दर, ए कितने हिसाब से किस दर से खर्च हो रहा है ना, उसका वैल्यू पूछा है। फिर उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब सी के बनने की दर। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चंस का हमसे पूछा है, क्वेश्चन का आंसर कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, इस पूरे अभिक्रिया का दर क्या होगा, ए के खर्च होने की दर, सी के बनने की दर। ठीक है, चलिए आप क्या करिए, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम रिलेशन बना लेंगे। तो कहेंगे गिवन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लिख दिया हुआ है, क्या दिया है, A प्लस 2B 3C प्लस 2D। चलो बच्चों हम यहां से निकाल लेते हैं रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं दिया है कि कौन सा रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना है या इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप कोई भी रेट निकाल लीजिएगा। तो रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A अपान डेल्टा T, हमने एवरेज निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपान डेल्टा T, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C अपान डेल्टा T, इक्वल टू क्या हो जाए, हाफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D अपान डेल्टा T। बच्चों क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है रिएक्शन रेट निकालना है हमें। क्या निकालना है, रिएक्शन रेट फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें ए की कंजम्पशन का रेट निकालना है, डिसअपियरेंस रेट निकालना है, मतलब ए के विलुप्त होने की दर, मतलब माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान डेल्टा टी, ये पूछा है हमें। और क्या पूछा है, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर मतलब डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान डेल्टा टी, इसका वैल्यू पूछा है। तो बताइए क्या आप लोग नहीं निकाल पाएंगे इन तीनों का वैल्यू। देखिए रिएक्शन रेट इक्वल टू ये दिया है, जबकि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक चीज दे दिया है, डी के जो चेंज इन कंसंट्रेशन, डी के जो रेट है वो दिया है ना। तो आप कहेंगे गिवन, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, गिवन है ना, क्या दिया है, डी का रेट दिया है, मतलब डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान डेल्टा टी का वैल्यू दिया है 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये दिया है वैल्यू। ठीक, तो बाबू ये जब दिया है तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू दिया है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप निकालेंगे क्या होगा, रेट इक्वल टू, पहले ये रखिए, तो आप कहेंगे रेट इक्वल टू हाफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान डेल्टा टी, और इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया, 0.4, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 0.4। अब डी का जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी दे दिया है, जब दे दिया है तो इसको रख दीजिए, तो 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक आंसर आ गया आपके सामने, रेट आ गया। अब जब आप रेट निकाल लिए तो आप ये भी निकाल लीजिए, देखिए रेट के इक्वल ही दे रहा है, ये रेट के इक्वल ही दे रहा है, तो आप कहोगे क्या होगा, माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू, चाहे इसके बराबर ये रख दीजिए, इसको रख देंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो वही बात होगा, फिर से वही चीज़ होगा, निकाल लेंगे तो फिर से वही चीज़ निकाल लेंगे, निकाल लीजिए उसी तरह निकाल लीजिए, इसके इक्वल इसको रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, हाफ 0.4, फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। देखिए सेम आ गया है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर भी आ गया। कैसे सेम आ गया, क्योंकि देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बिल्कुल, जितना ये रेट आएगा उतना ही इसका भी रेट आएगा, लेकिन इसका रेट इसके रेट के इक्वल नहीं आएगा, इसका रेट इक्वल नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा है ना। देखिए अभी इसका रेट कुछ और था, इसका रेट जो था आपका 0.4 था, हमने रेट निकाला या ए का जो कंजम्पशन रेट निकाला तो आपका 0.2 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए जो है यहाँ पे देखते हैं, अब किसका निकालना हमें, सी का जो कंजम्पशन रेट निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए कहाँ सी का रिलेशन, देखिए ये इसके रिलेशन, या इसका इससे बना सकते हैं या ये इसका इससे बना सकते हैं, किसी से बना सकते हैं। अगर भाई रेट आपका निकल गया 0.2 तो इसका निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है, आप आराम से निकाल लेंगे। चाहे इससे इसको इक्वल यहाँ पर रख देंगे, देखिए यहीं पर मैं रिलेशन बना दे रहा हूँ, यहीं पे आप रिलेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इसका वैल्यू है रख दीजिए कितना 0.4, ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2 3 आपका 0.2 है, देखिए 3 × 0.2, 2 3 6, लगभग 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, देखिए कम हो गया। बातें समझ आ गया आपका, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट लेके चला जाएगा अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको लेकर मिलते हैं आपको तब तक अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल करिएगा, टेक केयर, बाय बाय।